ये पेपर ले लो. So in rDNA technology, already we have seen isolation of genetic material and then cutting of DNA at specific sites. Okay. So rDNA technology means you should completely imagine what is happening in rDNA technology. First of all, we are isolating genetic material. Then we are cutting the DNA at specific sites. Then we are doing amplification by using PCR. कल मैं वही बता रहा था ना, PCR के बारे में पढ़ना है आज. PCR is also called thermal cycler polymerase chain reaction. How the PCR operates, कैसे चलता है PCR देखिए. First of all, to perform the PCR, we require the DNA. What kind of DNA? The DNA for which you want copies, 100 copies or 1000 copies or 1 billion copies. जिसके copies चाहिए आपको, बहुत सारे copies चाहिए, तो इनको बोलते हैं टेम्पलेट डीएनए. बोलेंगे क्या बोलेंगे? टेम्पलेट डीएनए. और इस टेम्पलेट डीएनए को हम क्या करेंगे ना, 92 to 94 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे. हीट करने पर क्या होगा, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे बाय द ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. By the breakage of hydrogen bond, both the strands separate. What is this process called? This process is called denaturation. इसको बोलते हैं हम denaturation. After denaturation, we bind here primer. एक प्राइमर लगाना है, इधर एक प्राइमर, इधर एक short oligonucleotide. What is primer? प्राइमर बोलते शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है. ये शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है. एंड द पर्पस ऑफ प्राइमर इज टू प्रोवाइड द फ्री 3' OH group. What primer provide? Primer provide free 3' OH group. It provide free 3' OH group. मतलब ऐसे समझ लो कि ये प्राइमर का 5' एंड है, तो ये प्राइमर का क्या होगा, 3' एंड होगा. अगर ये 5' एंड है प्राइमर का, तो ये क्या होगा, 3' एंड होगा. ठीक है. अगर ये 5' है प्राइमर का, तो ये क्या है, 3' होगा, ये 5' होगा, ये 3', ये 5'. किसका याद रखना है आपको? प्राइमर का याद रखोगे, उतना मुश्किल नहीं है. और एक बार बताता हूं मैं, देखो ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए. डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए बिकॉज ऑफ हीट. 92 to 94 डिग्री सेल्सियस हीट करें ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए. आफ्टर ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, प्राइमर कम एंड बाइंड. हियर प्राइमर बाइंड्स, हियर प्राइमर बाइंड्स. ओके, यहां पर प्राइमर बाइंड हुआ और यहां पर प्राइमर बाइंड हुआ. ठीक है. तो प्राइमर का क्या होता है, ये जो एरो मार्क बताया हूं, दैट एरो मार्क इंडिकेट 3' एंड. एरो मार्क का साइड क्या है, 3' एंड है, और ये 5' है, ये 5' है. एक ही याद रखो भाई, जान दे, 5' याद रखो बस. एंड विच एंड इज फ्री, 3' एंड इज फ्री. 3' एंड के ऊपर क्या होता है, कोई बता सकते हैं? व्हाट इज प्रेजेंट ऑन 3'? 3' मतलब क्या होता है, थर्ड कार्बन पे जाना. 3' का मतलब थर्ड कार्बन ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर, 1 2 3. और थर्ड कार्बन पे होता है OH. थर्ड कार्बन पे होता है OH. 3' का मतलब OH. एंड OH इज हाईली
Reactive group, all of you know, OH is highly reactive group. The new nucleotides are added at which end? The new nucleotides are added at 3' end. So this step, it is carried out at 55 degrees Celsius. 55 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे ये, मतलब सडनली 94 डिग्री से 55 पे आएंगे तो कूलिंग बोल रहे हैं ये प्रोसेस को, और ये कूलिंग को हम क्या बोलते हैं? अनीलिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अनीलिंग। अनीलिंग का मतलब है ज्वाइनिंग ऑफ प्राइमर्स। ज्वाइनिंग ऑफ प्राइमर्स। ये रहा प्राइमर, ये प्राइमर लेबल कर दिए प्राइमर। प्राइमर का डेफिनेशन क्या है? प्राइमर का मतलब क्या है? शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है। इट इज अ शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड which provide free 3' OH group. It provide free 3' OH group. What is primer? It is a short oligonucleotide. एक शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है which provide क्या देता है वो? फ्री 3' OH ग्रुप देता है। Okay, after this step, what is the next step? Denaturation हो गया, annealing हो गया. Now what we have to do? Taq polymerase we have to add. Taq polymerase एक। दूसरा जो है यहाँ पे आप DNTPs डालना चाहिए, DNTPs डालना चाहिए। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे 72 डिग्री सेल्सियस रखना चाहिए। टैग पॉलीमरेज क्या करेगा मालूम? डीएनटीपी का मतलब, डीएनटीपी का मतलब बता दो। डीएनटीपी का मतलब है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, this is DNTP, deoxyribonucleotide triphosphates। तो ये जो प्राइमर है ना, यहां तक आया था प्राइमर पहले, ठीक है। DNTPs क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स हैं। टेम्पलेट डीएनए में जो भी सीक्वेंस है, ए है, टी है, जी है, सी है, उसके अपोजिट में कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड बाय विच एंजाइम? टैग पॉलीमरेज। अगर टेम्पलेट पे ए है तो उसके अपोजिट में टी लाके देगा कौन? टैग पॉलीमरेज। और ये प्राइमर को खींचता जाएगा, यहां तक आ जाएगा, है ना। सिंथेसिस होगी, डीएनए की सिंथेसिस होगी। फॉर द एडिशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड यहां पे अगर ऐड करना है तो देयर शुड बी फ्री 3' OH ग्रुप। 3' OH ग्रुप फ्री रहना चाहिए इधर। ये 3' है, ये भी 3' है, और कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड डालते चले जाना है थ्रू द लेंथ ऑफ डीएनए। एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड प्राइमर। प्राइमर नहीं, यहां पर लिखना है। क्या बोलेंगे थर्ड स्टेप का नाम? हाँ, प्राइमर एक्सटेंशन। Primer extension. So PCR operates in how many steps? 3 steps. First step, denaturation. सबसे पहला क्वेश्चन जो yesterday हम देखे, PCR invented by Kary-Mullis. Whether PCR is amplification of DNA कर सकते हैं. You can make multiple copies of same gene. So first I have taken one gene, and now at the end we got how many genes? 2 genes। 2 जीन्स है ना हमारे पास। अब एक जीन के, एक डीएनए के 2 कॉपीज बना लिया मैं।
अब फिर ये 2 कॉपीज को फिर एक बार नेक्स्ट राउंड ऑफ पीसीआर में डालूंगा मैं। पहले फिर ये दोनों का डीनेचुरेशन होगा, फिर अनिलिंग होगा, फिर प्राइमर एक्सटेंशन, लास्ट में कितने मिले मेरे को? 4 डीएनए मिले। फिर 4 डीएनए का पीसीआर करूंगा मैं। 2 to the power of n number of PCR cycle, number of DNA obtained in PCR, लिखो number of DNA obtained by PCR, number of DNA obtained by PCR is equal to 2 to the power of n. What is n? n का मतलब है नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल। n का मतलब है नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल्स। कितने बार पीसीआर कर रहे हैं आप? 10 टाइम कर रहे हैं, कितने बार कर रहे हैं? दैट डिसाइड्स। चलिए क्वेश्चन करो। आफ्टर 10 पीसीआर हाउ मेनी डीएनए ऑब्टेन्ड? 2 to the power of 10 करना ना, बस यही है आंसर। 2 to the power of 10 कर लेते जाना। बुक में क्या लिखा है पता है? आफ्टर 30 साइकिल्स, 30 साइकिल तक आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करते गए। 30 साइकिल तो अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन कॉपीज मिल जाते हैं बोल रहा हूं। 1 बिलियन कॉपीज। 10 राउंड्स ऑफ पीसीआर का बोला ना मैं, 2 to the power of 10 करे आप, बोलो कितना आया? 1024 आया ना। 1024 डीएनए आए, मतलब फर्स्ट पीसीआर करे 2 डीएनए आए। नेक्स्ट पीसीआर में 2 से 4 बन गए, 4 से 8 बनेंगे, फिर 8 से 16, 32, 64, डबल करते जाइए 10 राउंड्स। 10 राउंड तक भी 1024 बने। लेकिन मैं बोल रहा हूं 30 साइकिल के बाद 1 बिलियन हो जाते। बोल डू यू बिलीव दिस? अगर नहीं हो रहा तो कैलकुलेट करो, हो जाते। ये तो इनिशियल है अभी। नेक्स्ट राउंड में इसका डबल कर दो, फिर 11th पीसीआर के बाद 12th पीसीआर और डबल करो, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलो ये एक टाइप का क्वेश्चन रहता है। आफ्टर 10 राउंड्स, आफ्टर 5 राउंड्स ऑफ पीसीआर हाउ मेनी डीएनए आर ऑब्टेन्ड? रेडी रहना, कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर पीसीआर इज इन विट्रो और इन वाइवो। इन विट्रो आउटसाइड द सेल, इन विट्रो बोलेंगे। वी आर मल्टीप्लाइंग डीएनए आउटसाइड द सेल, दैट्स व्हाई इट इज इन विट्रो। ये भी बात याद रखना। एंड नेक्स्ट वन मोर, कैन आई कॉल पीसीआर एज जीन क्लोनिंग? यस, इन विट्रो जीन क्लोनिंग बोल सकता हूं मैं इसको। Yes, we can call it gene cloning. I am obtaining multiple copies of same gene, 1 billion copies from the same gene. In vitro gene cloning बोल सकते हैं आप इसको, PCR को। What are the steps of PCR in correct sequence? Denaturation, annealing, primer, extension. What are the rounds of temperature in PCR? 94 डिग्री सेल्सियस, 55 डिग्री सेल्सियस, 72 डिग्री सेल्सियस। ये भी पूछ सकते हैं। इतना सब नहीं पूछा, और क्या पूछ सकते हैं? नेम द थर्मोस्टेबल एंजाइम यूज इन पीसीआर। यस, आई एम कॉलिंग इट थर्मोस्टेबल। ये बहुत ज्यादा थर्मोस्टेबल है, ये याद रखो, लिख लो। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। What is a thermostable DNA polymerase? Taq polymerase। वो कैसे? Taq polymerase is called thermostable enzyme. Taq stands for yes, Thermus aquaticus. Taq stands for Thermus aquaticus. It is the name of bacteria from which Taq polymerase is isolated. Taq polymerase का मतलब है ये एंजाइम जो है बैक्टीरिया से निकाला गया है। कौन सा बैक्टीरिया?
थर्मस एक्वाटिकस, लिखिए, नोट करिए वर्ड। टैग पॉलीमरेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस, and why we are calling it thermostable? It is called thermostable because it is working at high temperature. आप एक बात नोटिस करें, 72 डिग्री पे काम कर रहा है एंजाइम ये। और जनरली में क्या बताया था, एंजाइम वर्क बेस्ट अप टू 40 डिग्री सेल्सियस, अबव दैट डिक्रीज बोला मैं एंजाइम एक्टिविटी। बट टैग पॉलीमरेज कैन वर्क इवन एट हायर टेम्परेचर, it can work at 72 degrees also, possible है, कर सकता है काम ये, because it is thermostable enzyme। NCERT की लाइन है, टैग पॉलीमरेज remain active even at denaturation temperature। टैग पॉलीमरेज remain active even at डीनेचुरेशन टेम्परेचर, मतलब ये जो टेम्परेचर है 94 डिग्री है, इस पे भी कुछ नहीं होता, इसको 72 डिग्री पे तो वर्क कर रहा है। टैग पॉलीमरेज इज ऑपरेशनल एट विच एंजाइम? 72 डिग्रीज पे काम कर रहा है ना, 70 वेयर इट इज ऑपरेशनल, वर्क कहां कर रहा है, 72 डिग्री पे काम कर रहा है, एंड इवन एट डीनेचुरेशन temperature it remain active, it is not undergoing denaturation। ठीक है, और जरा क्वेश्चंस और कॉम्प्लिकेटेड बनाना है। where complementary nucleotides are added in PCR, which end? 3' end। ठीक है, क्लियर, ऐसा भी पूछ सकता है, 3' end के ऊपर डालना है कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड। इवन जो डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं ना आप, ये देखो डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं, तो उस टाइम में भी मैं बताया था आपको, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड एट 3' end। वहां पर भी 3' end पे चैट हो रहे थे न्यूक्लियोटाइड। टू स्टॉप पॉलीमराइजेशन, टू स्टॉप प्राइमर एक्सटेंशन, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू स्टॉप प्राइमर एक्सटेंशन? प्राइमर एक्सटेंशन रोकने के लिए क्या बेस्ट मेथड है, सजेस्ट करो। रिमूव 3' end, 3' end हटा दो। अगर आप 3' OH ग्रुप निकाल दिए ना, यहाँ पे न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं हो सकते। If 3' OH group is removed, then there is no addition of nucleotides। समझने आ रही बात आपको? एक चेन, ह्यूमन चेन बनाए समझो हम, एक ह्यूमन चेन है ना, एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के हाथ पकड़ रहा है और चेन बना रहा है, एक लॉन्ग चेन बना रहा है, ह्यूमन चेन। सो उसमें एक बहुत लॉन्ग चेन बनते जा रही है, बिकॉज सो मेनी पर्सन्स आर इन्वॉल्व। जैसे ही वहां पे OH ग्रुप निकाल दिए, OH ग्रुप नहीं है तो ह्यूमन चेन नहीं बन सकता, करेक्ट। सो जैसे न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे डालते जा रहे थे, आप डालते जा रहे थे, करेक्ट। यहाँ पे अगर OH ग्रुप ही नहीं है आगे जाने के बाद, यहाँ पे शोले के ठाकुर को भेज देंगे इधर, है ना, उसके तो हाथ ही नहीं है, तो कैसा ऐड हो सकता है, ऐड नहीं हो सकता ना वो। तो ऐसे यहाँ पर 3' end भी इंपॉर्टेंट है, न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 3' end। इफ यू रिमूव 3' end, नो एडिशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड्स। और क्या पूछ सकते हैं, थर्मस एक्वाटिकस के बारे में स्टेटमेंट आ सकते हैं। थर्मस एक्वाटिकस, दे आर thermophilic bacteria। what type of bacteria? Thermophilic, that means they are working at high temperature, high temperature पे काम कर रहा है, thermophilic। and what kind of nucleotides are added? DNTPs are added, or DNMPs are added, और DNDPs are added। कौन से ऐड करना, टीपीज ऐड करना, ट्राई फास्फेट डालना, मोनोफास्फेट डालना, डाइफास्फेट डालना।
बना सकते हैं ना क्वेश्चन, ड्यूरिंग पीसीआर विच न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट ऐड करना, ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है? तो ये था पीसीआर के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन। इवन पीसीआर कैन आल्सो बी यूज फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए भी पीसीआर कर सकते हैं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं, फॉसिल्स की स्टडी में भी पीसीआर कर सकते हैं, फॉसिल्स, डेड रिमेन्स। ओके, कोई स्कल निकला है अर्थ के अंदर से, ये स्कल है, बोन है, वो बोन को छोटा सा टिश्यू लगे हुआ है, a small tissue is left on the bone. So what is the best method to do the DNA analysis of this small tissue? PCR करो, पहले ये स्किन में से डीएनए निकाल लो, थोड़ा सा जो टिश्यू निकला है ना बोन से लगे हुआ, उस डीएनए निकालो, डीएनए का पहले पीसीआर करो, पीसीआर करके एनालिसिस करो। ठीक है? Unearthed human skull, if it contain a small tissue, a small muscle tissue, then its DNA can be analyzed by doing PCR. ये सारे चीजें आगे देखिए, PCR, एम्प्लीफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए। आपको मैं बता रहा था आरडीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप क्या बताया मैं, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल कंप्लीटेड, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, रेन एंजाइम से कट करे थे हम, वो कंप्लीट हो गया। फिर एम्प्लीफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इंसर्शन ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट सेल, आरडीएनए को होस्ट सेल के अंदर डालेंगे, आरडीएनए को होस्ट सेल के अंदर डालेंगे। दिस इज फोर्थ स्टेप। Suppose this is the plasmid having which gene? Ampicillin resistant gene, and to this a foreign gene is attached, foreign gene is attached, alien DNA is attached. Now it is called rDNA. क्या बोलना है इसको आप? rDNA बोलेंगे। Take this rDNA, transfer this rDNA into the bacterial cell, transfer the rDNA into the is called, क्या बोलते हैं प्रोसेस को, क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं ना। एंड दिस इज द ट्रांसफॉर्म host cell. How to select the transform host cell? Transform host cell selected by using selectable marker. What is the selectable marker here? यहां पर कौन सा सेलेक्टेबल मार्कर है जरा बताइए मुझे। अरे भाई यहां पर सेलेक्टेबल मार्कर कौन सा है? टेट्रासाइक्लिन तो है ही नहीं ना इधर। टेट्रासाइक्लिन है रिकॉम्बिनेंट में, बोलो आप। टेट्रासाइक्लिन है। आउट ऑफ द 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, 1 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प इन सिलेक्शन। एनसीईआरटी के वर्ड पढ़ रहा हूं। 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, उसमें से एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सिलेक्शन में काम करेगा, दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिवेट हो गया है। सो जो है वो सिलेक्शन में काम करेगा, जो नहीं है सिलेक्शन में काम करेगा। जो है वो सिलेक्शन में काम करेगा ना, क्या नहीं है सो सिलेक्शन में काम करेगा। Who is providing resistance? Ampicillin resistant gene is providing resistance. Selected by using selectable marker ampicillin resistant gene, AMPR gene.
देखो मैं आपको और एक बार अच्छे से समझा देता हूं। आपके पास एक रिंग थी, उस पे एक था पिंक स्टोन और एक था ब्लू स्टोन। सब लोग बोले ये ब्लू स्टोन अच्छा नहीं दिख रहा, बोले तो आप क्या करें, जाके है ना ब्लू स्टोन निकाल लिए और बचा क्या, पिंक स्टोन। आप सिलेक्शन आप किस हिसाब से करेंगे, पिंक से करेंगे ब्लू से करेंगे? आप बोल रहे नहीं ब्लू से कर दो मैं सिलेक्शन। अब भी डिलीट करें ना ब्लू, आप कहां से आप सिलेक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते उसको। किससे सिलेक्शन करना, आप पिंक से करना पड़ेगा। तो बुक में क्या लिखा है, आउट ऑफ द 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन 1 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प इन सिलेक्शन, अनदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिवेटेड। पढ़ के देखो, अनदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिवेटेड। अब ब्लू स्टोन तो निकाल लिया, आप सिलेक्शन किस बेसिस पे करेंगे, पिंक के बेसिस पे सिलेक्शन करेंगे। सही है? चलो कितना समझ में आया देखेंगे ना। एक क्वेश्चन देता हूं, करो। इफ यू कट पीबीआर 322, लिखो, इफ यू कट पीबीआर 322 by using SAL1, if you cut PBR 322 by using SAL1, the resulted recombinant DNA और जो recombinant DNA आगे बनेगा, and the resulted recombinant DNA will have, सुनो पहले, will have resistance to dash, susceptibility to dash। अच्छा, रेजिस्टेंस और ससेप्टिबल का मतलब मालूम है आपको? रेजिस्टेंट मतलब उस पर कोई अटैक नहीं कर रहा है, और ससेप्टिबिलिटी मतलब गेट्स इजी इन्फेक्शन और गेट इजीली अटैक्ड बाई। बोलो अब कौन सा पीबीआर 322 को कहां से कट करना बोला मैं? टेक पीबीआर 322 कट बाय यूजिंग SAL1। SAL1 कहां पर है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में है ना SAL1। बाम H1 SAL1 वेयर दे आर प्रेजेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में है, देख लीजिए। cut this PBR 322 by using SAL1, so it loses tetracycline resistant gene। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन तो लॉस हो गया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन तो लॉस हो गया, दैट इट बिकम रेजिस्टेंट टू एम्पिसिलिन एंड बिकम ससेप्टिबल टू टेट्रासाइक्लिन। ससेप्टिबल का मतलब क्या है? गेट इजीली इन्फेक्टेड बाई, गेट्स इजीली अटैक्ड बाई, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन अब नहीं है इसके पास रेजिस्टेंस, दैट्स व्हाई इट बिकम ससेप्टिबल। समझे? एक पर्सन है, ही इज रेजिस्टेंट टू कोरोना वायरस, उसको कोरोना गया तो भी कुछ नहीं हो रहा, is resistant to coronavirus. Another person is susceptible to coronavirus, so that means he should not go in public places. Susceptible मतलब जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, समझ गए? ससेप्टिबल मतलब इन्फेक्शन हो रहे हैं, रेजिस्टेंट मतलब एक भी इन्फेक्शन नहीं हुआ। ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट सेल। समराइज करो क्या क्या करें हम अब तक? आइसोलेशन ऑफ डीएनए करे, कटिंग ऑफ डीएनए करे, पीसीआर करे, आरडीएनए बना के होस्ट सेल में डाल दिए।
अब क्या कर रहे हैं, होस्ट सेल में डाल दिए, ऑब्टेनिंग फॉरेन डीएनए, ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट, जो जीन डाले थे ना पार डीएनए में, उसका जीन प्रोडक्ट निकालना। रिफ्रेश करो, करूंगा जरा देख लीजिए। आरडीएनए का सिलेक्शन मैं किस बेसिस पे कर रहा हूं मालूम, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव। टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव भी रहना जरूरी है। वो आप पूरी लाइन पढ़ो एनसीईआरटी की, आधी लाइन पढ़ रहे हैं, पेज टर्न कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं। पूरी लाइन पढ़ो, क्या है, recombinant DNA are selected on the basis of one antibiotic resistant gene help in selection, and other antibiotic resistant gene gets inactivated. This help in selection पूरा क्या है सेंटेंस बुक में, one antibiotic resistant gene help in selection, another antibiotic resistant gene gets inactivated. This help in selection of recombinant. मतलब दोनों भी रहना उसमें, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस रहना और टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव रहना, तब वो आरडीएनए है। मान लीजिए कोई प्लाज्मिड है और वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट दिखाता है, बट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी दिखाता है, तो रिकॉम्बिनेंट है क्या? नहीं, यहां एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट तो दोनों में रहता, लेकिन आरडीएनए में टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव होना चाहिए। समझे बात? दोनों कैरेक्टर रहेंगे, समझ गए? एक दोनों प्रॉपर्टी रहना चाहिए, तब जाके उसको क्या बोलेंगे हम, आरडीएनए, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट, obtaining foreign gene product. The protein produced from a foreign gene, protein produced from a foreign gene, protein produced from a foreign gene in a heterologous host, in a heterologous host is called recombinant protein. So very important ये भी definition, what is mean by recombinant protein? heterologous host के अंदर जो प्रोटीन बन रहा है ना, that protein is called recombinant protein. सो ह्यूमन जीन को आप कहां पे ट्रांसफर करे थे, बैक्टीरिया में ट्रांसफर करे थे। ह्यूमन जीन को कहां ट्रांसफर करे थे, बैक्टीरिया में। मतलब ह्यूमन जीन का जो प्रोटीन है वो कहां बन रहा है, बैक्टीरिया में बन रहा है। अगर एक ऑर्गेनिज्म का जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में प्रोटीन बना रहा है, सो सच ए होस्ट इज कॉल्ड heterologous host, heterologous host, and such a protein is called recombinant protein. और ये मेरे को रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इतना ही नहीं बनाना है, मेरे को लार्ज स्केल में रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाना है। एक ह्यूमन जीन लिया मैं, एक छोटा सा ह्यूमन जीन लेके बैक्टीरिया में डाला, और यहाँ पे है ना कुछ 1 माइक्रोलीटर इंसुलिन बना। कितना? 1 माइक्रोलीटर या उससे भी कम बना, समझो 1 माइक्रोलीटर इंसुलिन बना। लेकिन मेरे को चाहिए इंसुलिन लार्ज स्केल में, ये माइक्रोलीटर में है। मेरे को चाहिए 1000 लीटर ऑफ इंसुलिन चाहिए, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, जितने भी कंट्रीज है सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इंसुलिन बना के डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 1000 लीटर में बनाना है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाना है। प्रोसीजर तो सेम ही रहेगा। आई विल टेक ह्यूमन इंसुलिन जीन, कीप इन बैक्टीरिया, और आई कैन यूज PCR also.
दोनों का पर्पज वही है, क्लोनिंग करना है, जीन क्लोनिंग करना है। फर्स्ट आई विल मेक इट्स 1 बिलियन कॉपीज, फिर 1 बिलियन कॉपीज हो सेल के अंदर जाएंगे और बनाएंगे इंसुलिन लार्ज स्केल में। और लार्ज स्केल में इंसुलिन बनाना है मुझे तो चाहिए कंटेनर, एक लार्ज कंटेनर चाहिए नहीं, और वो कंटेनर को मैं यहां पे बोलूंगा बायोरिएक्टर। ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट में चाह रहा है ये बायोरिएक्टर। स्टेनलेस स्टील टैंक है ये। बायोरिएक्टर कैसा रहता है बोल तो स्टेनलेस स्टील, मतलब उसको करोजन या कुछ भी रस्टिंग वगैरह नहीं होता है, स्टेनलेस स्टील से बना होता है। 100 से 1000 लीटर की कैपेसिटी होती है इसमें, 1000 लीटर की कैपेसिटी होती है। टेम्परेचर मेंटेन होता है, पीएच मेंटेन होता है, न्यूट्रिएंट मीडियम प्रेजेंट होता है। न्यूट्रिएंट मीडियम आल्सो कॉल्ड कल्चर ब्रॉथ होता है। ऑक्सीजन डिलीवरी होती है इसमें, ऑक्सीजन सप्लाई। और क्या होना, इतना बेस्ट बढ़िया कंडीशन है, टैंक के अंदर इतने ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो होंगे। स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, 1000 लीटर की कैपेसिटी तक जा रहा है, टेम्परेचर मेंटेन्ड है, पीएच मेंटेन्ड है, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट मीडियम है, सब चीज है। तो अब बैक्टीरिया क्या होंगे, ग्रो होंगे, लार्ज नंबर में ग्रो होंगे। उसी को बायोरिएक्टर बोल रहे हैं। अब बायोरिएक्टर जो यूज होता है, व्हाट टाइप ऑफ बायोरिएक्टर इज यूज्ड? स्टर टैंक बायोरिएक्टर। कौन से बायोरिएक्टर यूज करते हैं? स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर 2 टाइप के होते हैं। स्टर टैंक बायोरिएक्टर 2 टाइप के होते हैं। एक है सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, simple stir tank bioreactor, and one more bioreactor is sparged stirred tank bioreactor. What are the different types of bioreactor used in rDNA technology? rDNA टेक्नोलॉजी में जो बायोरिएक्टर यूज होता है उसका नाम है स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। स्टर्ड का मतलब क्या है? ठीक है, स्टर्ड का मतलब क्या है? एक स्पून यूज करके आप पूरे कंटेंट को मिक्स करते हैं ना, स्टरर बोलते हैं उसको, स्टरर। समझ गया? स्पून, स्टरर का मतलब क्या है? स्पून है मिक्स करने के लिए कंटेंट। ओके, तो 2 टाइप के बायोरिएक्टर यूज कर रहे हैं स्टर टैंक बायोरिएक्टर में। एक है सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर और एक है स्पार्ज्ड स्टर टैंक बायोरिएक्टर। दोनों में वर्ड स्टर्ड कॉमन है, देखो स्टर्ड बायोरिएक्टर, यहां पे भी स्टर्ड बायोरिएक्टर। चलो देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। याद रखना, सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर क्या होता है? कर्व्ड बेस होता है, कर्व्ड बेस। इसका जो बेस होता है ना, कर्व वाला होता है सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर। और स्पार्ज स्टर टैंक बायोरिएक्टर में फ्लैट बेस होता है। डायग्राम देखते ही आइडेंटिफाई कर लेना ये सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर है क्या स्पार्ज्ड स्टर टैंक बायोरिएक्टर है। 1 सेकंड में नहीं लगना। कर्व्ड बेस रहा तो सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर, फ्लैट बेस रहा तो स्पार्ज स्टर टैंक बायोरिएक्टर। देखेंगे ड्रॉ करके। देखो, बायोरिएक्टर मतलब एक कंटेनर होता है, एक टैंक होता है, ऐसा एक टैंक होता है। रफ डायग्राम आप भी डाल लीजिए। यहां से एक स्टेराइल एयर पास करेंगे अंदर, स्टेराइल एयर
यहां से हम है ना एसिड या बेस ऐड करेंगे, एसिड और बेस फॉर पीएच एडजस्टमेंट, एसिड और बेस फॉर पीएच एडजस्टमेंट है। यहां से स्टीम भी डालेंगे हम, स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन, स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन। अनवांटेड माइक्रोब नहीं ग्रो होना चाहिए, इसलिए स्टेरिलाइजेशन कर रहा हूं। और यहां पर एक ऐसा स्टरर लगाएंगे, कैसा है देखो स्पून, ये उसको स्टरर, ये स्पून ही है समझ लो, ये रोटेट हो रहा है, लेकिन ये रोटेट मैकेनिकल नहीं हो रहा, मशीन से कर रहे हैं रोटेट। ये मोटर लगा दिया इधर, एक मोटर फॉर रोटेटिंग द ब्रॉथ। ये ब्रॉथ है, अंदर ब्रॉथ ऐसे मिक्स होते जा रहा है, मोटर लगे हुआ है, मोटर जो है ये इसको रोटेट कर रहा है ये। और ये क्या है, ब्लेड्स हैं, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर, इम्पेलर फॉर मिक्सिंग द कंटेंट। किसके लिए? मिक्सिंग के लिए जरूरी है ये। और देखो इसका बेस कैसा आया, देखो फ्लैट है, कर्व्ड है, कर्व्ड है ना। आप भी कैसा ड्रॉ करें, देखो फ्लैट या कर्व्ड, कर्व आना चाहिए। कर्व रहा तो सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर। और ये अंदर क्या है, लिक्विड मीडियम, कल्चर ब्रॉथ है। यहां पर एक फोम ब्रेकर भी रखो, फोम ब्रेकर हो सकता है, कल्चर ब्रॉथ को रोटेट करते वक्त बहुत सारा ब्रॉथ बनेगा, फोम बनेगा। ब्रॉथ का मतलब है लिक्विड मीडियम, लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम। जिनको नहीं मालूम, ब्रॉथ का मतलब है लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम। अब वो ब्रॉथ को रोटेट करे तो फोम तो बनेगा ही, वो फोम इधर ऊपर आएगा, यहाँ पर ऐसे फोम आया तो फोम को ब्रेक कर रहा है कौन, फोम ब्रेकर। और यहां पर एक मोटर से लगे हुआ है, एक प्रेशर चेक करने की मशीन भी है, प्रेशर कितना है अंदर, प्रेशर कुकर के वैसा हो गया ये, समझे, प्रेशर कितना है अंदर चेक करने के लिए। पीएच एडजस्टमेंट है, एसिड या बेस डाल रहा हूं मैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, या तो एसिड डालूंगा या तो बेस डालूंगा पीएच एडजस्टमेंट करने के लिए। ब्रॉथ है, कल्चर मीडियम, टेम्परेचर कंट्रोल, पीएच कंट्रोल, ऑक्सीजन डिलीवरी, कल्चर ब्रॉथ, सब चीज है। अब क्या ग्रोथ होना है बस, माइक्रो लार्ज स्केल में। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए ऐसे बायोरिएक्टर यूज करते हैं, वाइन बनाने के लिए ऐसे ही ब्रॉथ बायोरिएक्टर यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल जो मेन सॉल्वेंट है, इंडस्ट्रीज में मेन सॉल्वेंट कौन सा है, अल्कोहल, इथेनॉल, इथेनॉल भी प्रोड्यूस करते हैं ऐसे मेथड से। अब नेक्स्ट ये बायोरिएक्टर का नाम क्या है, लिखो सिंपल स्टर्ड टैंक, बोलो उसको सिंपल स्टर्ड टैंक, क्योंकि इसका बेस कर्व्ड है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कर्व्ड बेस? कर्व्ड बेस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग, यूनिफॉर्म मिक्सिंग, प्रॉपर मिक्सिंग बोल के लिखो। कर्व्ड बेस का पर्पस क्या है? कर्व्ड बेस का पर्पस क्या है? प्रॉपर मिक्सिंग, प्रॉपर यूनिफॉर्म मिक्सिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है ना ऊपर से नीचे तक पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर फ्लैट बेस होता ना, फ्लैट बेस के कुछ डिसएडवांटेजेस सुन लो। फ्लैट बेस होता तो पूरे न्यूट्रिएंट मीडियम नीचे सेटल हो जाते थे, कॉर्नर्स में, कॉर्नर में जाके सेटल हो जाते थे। तो कर्व्ड बेस रहने की वजह से सेटल नहीं हो रहे, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं थ्रू द बायोरिएक्टर।
एजिटेटर, एजिटेटर का मतलब है रोटेटर, स्टरर, याद रखना ये भी वर्ड, एजिटेट। दूसरा वर्ड यूज कर रहे हैं एजिटेटर। एजिटेटर का मतलब क्या है? रोटेटर का मतलब है एजिटेटर, स्टरर। क्लियर? ये था सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर। और एक आता है ना कौन सा? स्पार्ज स्टर टैंक बायोरिएक्टर। स्पार्ज स्टर टैंक बायोरिएक्टर कुछ ऐसा होता है, देखिए, फ्लैट बेस। ये है स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। स्पार्ज स्टर टैंक बायोरिएक्टर में होता है एक स्पार्जर, स्पार्जर, ये है स्पार्जर। व्हाट इज मीन बाय स्पार्जर? इनलेट फॉर इंट्रोड्यूसिंग, इनलेट फॉर इंट्रोड्यूसिंग एयर विथ प्रेशर। प्रेशर के साथ एयर पास करना है अंदर, विथ प्रेशर, विथ एयर, विथ प्रेशर के साथ जो है ना एयर पास करेंगे तो अंदर यहाँ पे कल्चर मीडियम है, लिक्विड कल्चर मीडियम है, तो उसका सरफेस एरिया ऐसा कांस्टेंट रहेगा क्या? नीचे से आप एयर इतनी प्रेशर से पास कर रहे हैं कि यहाँ पे जो लिक्विड मीडियम है, कल्चर मीडियम है, उसका सरफेस एरिया अप एंड डाउन हो रहा है, ऐसे है ना? करेक्ट। इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया। और यहाँ पे छोटे छोटे ऑक्सीजन बबल्स जाएंगे अंदर, ऑक्सीजन बबल्स, ऑक्सीजन बबल्स हैं ये। ऑक्सीजन बबल्स हैं। और ये जो सरफेस बना है देखो, यहाँ एयर इतना प्रेशर से डाल रहे हैं ना, इसलिए सरफेस बना है वैसा। सरफेस अप डाउन लिक्विड मीडियम से प्रेशर की वजह से बना है। एंड हियर गैस कलेक्टेड, गैस एंट्रेनमेंट, दैट मीन्स गैस कलेक्टेड हियर, गैस एंट्रेनमेंट। एंड यहां पर एक स्टरर भी लगा दियो, एक स्टरर भी है, स्टरर या एजिटेटर बोलो, रोटेट कर रहा है पूरा। अब बस आपको क्या है ना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। विच बायोरिएक्टर इज हैविंग इंक्रीज सरफेस एरिया? स्पार्ज स्टर टैंक बायो, इतनी छोटी चीज है ना, लिखे हुआ बुक में मिलता ही नहीं है, डायग्राम में रहता कहाँ तो लेबलिंग में। इंक्रीज सरफेस एरिया। और एग्जाम में पूछा विच बायोरिएक्टर इज हैविंग इंक्रीज सरफेस एरिया, एग्जाम से पहले दिखेगा आपको ये क्वेश्चन तो पूछेगा ही नहीं, एग्जाम में जाके देखे तो ऐसे रहता क्वेश्चन, डायग्राम में लेबलिंग में लिखा हुआ इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया। टू टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर, सिंपल स्पार्ज स्टर टैंक बायोरिएक्टर, सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर। सो दोनों के एक एक एडवांटेज बताया मैं। सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर इज हैविंग कर्व्ड बेस व्हिच हेल्प इन यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन। यूनिफॉर्म, ऊपर भी उतना ही ऑक्सीजन है, नीचे भी उतना ही ऑक्सीजन है, हर जगह उतना ही ऑक्सीजन। वेरास स्पर्ज स्टर टैंक बायोरिएक्टर का भी एक एडवांटेज बता रहा हूं, इंक्रीज सरफेस एरिया है इनका, सरफेस एरिया बढ़ गया है। ठीक है। चलो ये था बायोरिएक्टर के बारे में। और एक बायोरिएक्टर के बारे में पढ़ना, कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम बोल के कर, कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। Continuous culture system means
This is another type of bioreactor. Continuous culture system. It has two sampling ports. एक तो इनलेट और एक आउटलेट. व्हाट इज कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम? एक ऐसा बायोरिएक्टर जिसको एक इनलेट लगा होता है फॉर एडिंग फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम. फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम बन रहे हैं, ऐड कर रहे हैं यहां से. एंड दिस इज आउटलेट फॉर टेकिंग आउट प्रोडक्ट. Periodically product is taken out. This is continuous culture system. In continuous culture system, last question, उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. In continuous culture system, bacteria grow in which phase? Lag phase या log phase या stationary phase? ग्रोथ कर्व आपको याद है? कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम में क्या बैक्टीरिया लैग फेज में ग्रो होंगे या लॉग फेज में ग्रो होंगे या स्टेशनरी फेज में ग्रो होंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉग फेज चलेगा अंदर. बहुत ही फास्ट ग्रो होंगे बैक्टीरिया लॉग फेज में, क्योंकि फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम डाल रहे हैं, प्रोडक्ट निकाल ले रहे हैं. सो बैक्टीरिया विल बी मेंटेन्ड इन लॉग फेज, कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम. ओके, आफ्टरनून में हम कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू. अच्छा, आफ्टरनून में हम क्या करेंगे ना, बायोटेक्नोलॉजी का रिमेनिंग भी कंप्लीट कर देंगे आज. उसके बाद ट्रांसपोर्ट इन प्लांट भी कंटिन्यू करेंगे आज, दोनों भी. थैंक यू.